चलिए सर, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करनी है। लास्ट हमने बात की अबाउट इनकम और एक्सपेंसेस। सर, इनकम के बारे में हमने बात की कि किसी एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इजाफा होना इनफ्लोज की सूरत में कहलाएगी हमारी इनकम। और एक्सपेंसेस के बारे में हमने बात की कि किसी एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कमी वाक़ होना, डिक्रीज होना इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लोज। सर, अब किसी अकाउंटिंग पीरियड में लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरी इनकम है, लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरी इनकम है किसी एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में ₹1,000,000। 1,000,000 रुपीज़ मेरी इनकम है स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में, जबकि मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं 800,000 यानी कि 8 लाख रुपए। तो सर, जब मेरे पास इनकम ज़्यादा हो गई, 10 लाख रुपए का इनफ्लो हुआ मेरे पास, 10 लाख रुपए से मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इजाफा हुआ, जबकि मेरे पास से 8 लाख रुपए का आउटफ्लो हुआ, मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में 8 लाख रुपए से कमी वाक़ हुई, तो नेट क्या हुआ इसका इम्पैक्ट? नेट इम्पैक्ट ये हुआ कि मेरे पास जो मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे, मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में नेट 200,000 का इजाफा हो गया। 10 लाख रुपए आए, 8 लाख रुपए गए, 10 लाख का इन हुआ, 8 लाख का आउट हुआ, तो नेट मेरे पास 2 लाख रुपए का इनफ्लो हो गया। सर, जब भी मेरी इनकम ज्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर कम हो जाए, तो जो डिफरेंशियल फिगर है वो मेरे पास कहलाता है मेरे बिजनेस का प्रॉफिट। डिफरेंशियल फिगर मेरे पास क्या कहलाता है? मेरे बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक है, और इसको मैं आसान लफ्जों में कहता हूं मेरे प्रॉफिट का और मेरे बिजनेस का मुनाफा। ठीक है सर, और जब यही केस आपके पास रिवर्स हो जाए, लेट सपोज मैं कहता हूं किसी एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में मेरी इनकम है 1,000,000 रुपीज़ और मेरे एक्सपेंसेस हैं 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख रुपीज़। तो मेरे पास जो इनफ्लो हुआ वो 10 लाख रुपए का हुआ, मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इजाफा हुआ 10 लाख रुपए से, और मेरे पास से जो आउटफ्लो हुआ, मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में जो कमी वाक़ हुई वो हुई 12 लाख से। तो मैं नेट इम्पैक्ट चेक करूं तो नेट में ये हुआ कि मेरी जेब से 2 लाख रुपए ज़्यादा चले गए, आउटफ्लोज मेरे ज़्यादा हो गए, मेरे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, मेरी इनकम आमदनी कम हो गई। तो सर, जब भी मेरी इनकम कम हो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, तो जो डिफरेंशियल फिगर है वो मेरे कहलाता है मेरे बिजनेस के लिए लॉस। इसके बाद अगली बात हम करते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक है अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, पहले हम स्टार्ट में बात करते हैं अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। देखिए सर, आप जब भी बिजनेस करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी बिजनेस करती है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर गुजरते दिन के साथ उसको अपना बिजनेस चलाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर्स की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ डे टू डे एक्सपेंडिचर्स करने की नीड होती है। कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जो इन नेचर अपने अंदर बड़े किस्म के होते हैं, बड़ी नोयत के होते हैं, उन्हें तो हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। जबकि कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे नेचर के होते हैं, जिन्हें अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमें उन एक्सपेंडिचर्स को करना ज़रूरी होता है। हमारे डे टू डे बेसिस के एक्सपेंडिचर्स इनकर हो रहे होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सर, ऐसे एक्सपेंडिचर जो स्मॉल इन नेचर हो, डे टू डे बेसिस के हों, डे टू डे आपके पास ऑपरेशंस चलाने के लिए हों, और आपके जो डेली बेसिस के ऑपरेशंस हैं उनको रन करने के लिए हों, वो एक्सपेंडिचर्स आपके बिजनेस के कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। लाइक मुझे स्टाफ की सैलरीज पे करनी है, यूटिलिटीज़ के बिल पे करने हैं, साथ साथ मुझे कोई रिपेयर मेंटेनेंस के काम करवाने हैं, तो ये मेरे पास कहलाते हैं रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स। सर, इनकी अकाउंटिंग में और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है? तो आपको अगर याद हो तो हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हमारे पास 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं।
जिसमें से हमारे पास जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास कहलाते हैं मेजर डॉक्यूमेंट्स। दो डॉक्यूमेंट्स हमारे बिजनेस के मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं, एक कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि एक को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट और एक को हम कहते हैं बैलेंस शीट। एक को हम कह रहे होते हैं इनकम स्टेटमेंट और दूसरे को हम कहते हैं अपने पास बैलेंस शीट। और फिर हमने एक और बात पढ़ी थी कि आपके पास जब भी कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी तो उसके 5 पिलर्स होंगे, 5 एलिमेंट्स होंगे, 5 चीज़ों के गिर्द घूमेगी, जिसमें हमारे पास इसके नाम कुछ यूं थे: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है। और इसमें से अगर आपको मैं एक चीज बताऊं तो जो हमारे शुरू के 3 आइटम्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, इन्हें हम कहते हैं बैलेंस शीट आइटम। इट मींस कि ये हमारी बैलेंस शीट पे रिपोर्ट होते हैं, ये कहलाते हैं बैलेंस शीट आइटम्स। इट मींस कि ये हमारी बैलेंस शीट पे रिपोर्ट हो रहे होते हैं। जबकि बाकी 2 आइटम हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये हमारे पास कहलाते हैं पीएनएल आइटम या इनकम स्टेटमेंट आइटम। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट हो रहे होते हैं, ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो सर क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे बिजनेस के एक्सपेंडिचर होते हैं और स्मॉल इन नेचर होते हैं, जिससे बेनिफिट हमें उसी साल मिलना होता है जिस साल हमने ये एक्सपेंडिचर्स किए, तो इन एक्सपेंडिचर्स को हम हमेशा जिस साल करेंगे उसी साल एक्सपेंस आउट कर देते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में। जहां पे हम अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस लेस कर रहे होते हैं तो हमारे बिजनेस के जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आते हैं जिस साल ये इनकर होते हैं उसी साल हम इन्हें एक्सपेंस आउट कर देते हैं। ठीक है। तो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऐसे एक्सपेंडिचर हो गए जो स्मॉल इन नेचर हों और जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस चलाने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी हों, और इन्हें हम जिस साल खर्च करते हैं, जिस साल वो एक्सपेंडिचर्स इनकर करते हैं, उन्हीं इसी साल इन्हें हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर वर्ड कैपिटल इटसेल्फ रिप्रेजेंट करता है बड़े नेचर के एक्सपेंडिचर्स, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कैपिटल इन नेचर हों। जब आपके पास ये इन नेचर ही बड़े एक्सपेंडिचर्स हैं तो इट मींस कि इनका वॉल्यूम बड़ा है, इनका अमाउंट बड़ा है, ये आपके पास आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा अरसे के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं एक गाड़ी खरीदता हूं। सर मैंने जब गाड़ी परचेज की, गाड़ी मोटर व्हीकल, गाड़ी मेरे बिजनेस के लिए क्या है, अगर आप रिकॉल करें पिछला लेक्चर तो ये मेरे बिजनेस के लिए एसेट है। और एसेट की डेफिनेशन में हमने ये बात पढ़ी थी, रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल टू द एंटिटी। सर आज मैंने गाड़ी परचेज की है जिस पे मेरा कंट्रोल है, फ्यूचर में मुझे इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर हमने एसेट्स के बारे में बात की थी कि आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं करंट एसेट्स, एक कहलाते हैं नॉन करंट एसेट्स। जब मैंने कहा कि ये मेरे लिए गाड़ी एसेट है और ये मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, और गाड़ी नॉर्मली जो बेनिफिट देती है वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए है, 5, 6, 8, 10 साल के लिए, तो ये क्लासिफाई हो जाता है नॉन करंट एसेट। तो सर क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बड़ा एक्सपेंडिचर है, बड़ा खर्चा है, तो क्योंकि और ये मेरे बिजनेस का एसेट है, तो जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं ये मेरे पास कैपिटलाइज हो जाते हैं बैलेंस शीट में। यानी कि मैं इनको अपनी बैलेंस शीट पे रिपोर्ट करता हूं एज एसेट। इन अदर वर्ड्स, जिस साल मैं ये अखराजात करता हूं उसी साल इनको एक्सपेंस आउट नहीं करता। क्यों नहीं करता सर? क्योंकि मुझे इनसे बेनिफिट बहुत सारे अरसे में मिलना है, 6, 7, 8 साल तक मुझे इनसे बेनिफिट्स लेने हैं। सिंस मुझे बेनिफिट लंबे अरसे के लिए मिलना है तो मैं इसका एक्सपेंडिचर भी लंबे अरसे पे ही करता हूं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मेरे बिजनेस के छोटे एक्सपेंडिचर्स, डे टू डे नेचर के एक्सपेंडिचर्स, डेली ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स, जिनका बेनिफिट मुझे उसी पीरियड में मिलेगा जिस साल में ये एक्सपेंडिचर्स करूंगा। तो जिस वक्त में ये एक्सपेंडिचर करता हूं उसी साल इसे मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट कर देता हूं।
जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम से पता चल रहा है कैपिटल इन नेचर हैं, बड़े एक्सपेंडिचर्स हैं, मुझे इनसे जो बेनिफिट मिलना है वो 3, 4, 5 साल के लिए मिलना है। तो जिस साल में ये खर्चा करता हूँ सिर्फ उसी साल इसको एक्सपेंस आउट नहीं करता पूरा का पूरा, बल्कि ओवर द लाइफ जितने अरसे तक मुझे इनसे बेनिफिट मिलना है मैं उतने अरसे तक इनको एक्सपेंस आउट करता हूँ। तो जिस वक्त में ये खर्चा करता हूँ इस वक्त में से कैपिटलाइज करता हूँ बैलेंस शीट में। लेट सपोज मैंने गाड़ी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने ऑफिस परचेज किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने कोई प्लांट मशीनरी परचेज किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्योंकि मैंने इनसे बेनिफिट्स लंबे अरसे के लिए लेने हैं। सर मैंने स्टाफ को सैलरी पे की, क्योंकि सर मैंने इस महीने उसने मुझे काम करके दिया, इस महीने की सैलरी दी, इस महीने ही मुझे बेनिफिट्स मिल गए। सर मैंने ऑफिस का रेंट पे किया, सर इस महीने यूज की प्रेमिसेस, इस महीने का रेंट दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर मैंने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराया, सर इस महीने इंश्योरेंस की पेमेंट की, इंश्योरेंस की पेमेंट इस महीने की थी, इस महीने के बेनिफिट्स मिले, इंश्योरेंस मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सर मैं गाड़ी खरीदता हूं, गाड़ी चलाता हूं, गाड़ी पे मैं रोजमर्रा के एक्सपेंडिचर्स करता हूं, उसकी ट्यूनिंग कराता हूं, ऑयल चेंज कराता हूं, फ्यूल डलवाता हूं। सर नहीं डलवाऊंगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, ट्यूनिंग नहीं कराऊंगा गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, ये मेरे पास उसी साल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे रिपेयर मेंटेनेंस में। सर मैंने गाड़ी का इंजन चेंज कर दिया जिससे उसकी लाइफ बढ़ गई, हाँ ये बड़ा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मैं ट्यूनिंग कराता हूँ 4, 5, 6 हज़ार रुपए खर्चा आता है, लेकिन जब मैं इंजन चेंज कराता हूँ शायद 60, 70 हज़ार, शायद समटाइम्स 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। तो इंजन चेंज कराना कैपिटल एक्सपेंडिचर, जबकि रिपेयर मेंटेनेंस ट्यूनिंग ऑयल चेंज फ्यूल डलवाना मेरे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। सर देखिए बिजनेस में 2 तरह के डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं कस्टमर्स को। बिजनेस का पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कोई भी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो उसका एक ही पर्पस या एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि जो बिजनेस के शेयर होल्डर्स हैं, जो बिजनेस के ओनर्स हैं, उनकी वेल्थ को बढ़ाना। अब सर जब मेरा पर्पस एक है, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना है मुझे, तो अब वेल्थ कब बढ़ेगी? जब मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और सब मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स कब बढ़ेंगे? जब मेरे बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ेंगे, मेरे आमदनी सेल्स बढ़ेगी। अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए कंपनीज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करती हैं, जिसमें वन ऑफ द स्ट्रेटजी होती है टू ऑफर डिस्काउंट टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर किए जाएं ताकि वो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सेल्स रेवेन्यू जनरेट हो सके। ठीक है सर। तो 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं नॉर्मली बिजनेस में हमारे पास, एक कहलाते हैं ट्रेड डिस्काउंट और एक कहलाते हैं अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। सर पहले हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। आप लोगों का अगर कभी मॉल पे जाना हो, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स पे जाना हो, या आप रास्ते में चलते हुए कभी देखते हो, तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बैनर्स नज़र आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट आपके पास नज़र आ रही होती हैं। स्टॉक क्लीनिंग सेल 20%, विंटर सेल 30%, समर सेल 30%, रमज़ान सेल इतने %, या फिर आपके पास 23 मार्च आ रहा है तो 23% सेल, पाकिस्तान डे सेल, 14 अगस्त आ रहा है इंडिपेंडेंस डे सेल 14%। सर ये आपके पास ये जो 14%, 23%, 20%, 25%, वॉटएवर जो कुछ भी है, ये क्या है? सर ये बता रहा है कि अगर इस दिन 14 अगस्त वाले दिन आप हमसे ख़रीदारी करेंगे तो हर 100 रुपये की ख़रीदारी पे हम आपको 14 रुपये का ऑफ देंगे। 23 मार्च वाले दिन आप हमसे कोई ख़रीदारी करेंगे तो हर 100 रुपये की ख़रीदारी पर हम आपको 23 रुपये ऑफ करेंगे, यानी कि 23 रुपये का हम आपको डिस्काउंट देंगे। सर ये कहलाता है आपके पास ट्रेड डिस्काउंट। सामान बेचने से पहले ही डिस्काउंट दे दिया, अभी आपने खरीदा नहीं है, सबके लिए ऑफर है, जिसने आना है आए, अवेल करे, ऑफर खरीदे, इतने % डिस्काउंट है। तो ऐसा डिस्काउंट जो सामान बेचने से पहले ही कस्टमर्स को ऑफर कर दिया जाए और जनरल हो, पूरी पब्लिक के लिए हो, वो आपके पास कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट। सर पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपके पास? इसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज सेल्स रेवेन्यू।
अपने सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाना, अपने सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाना ताकि हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके और हमारा सेल्स रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो जाए। और समटाइम्स कंपनीज क्या करती हैं, जब वो एक स्टॉक से, एक आइटम से, कोई क्वालिटी, कोई प्रोडक्ट है, उससे वो अपना रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर चुकी होती हैं, उनके पास थोड़ा बहुत स्टॉक बच जाता है, तो वो चाहते हैं कि इस स्टॉक को भी जल्द से जल्द बेचा जाए, तो उसकी प्राइसेस नॉर्मल से कम कर देती हैं। लाइक 100 रुपये वाली चीज़ 80 रुपये की कर दी, स्टॉक क्लीनिंग सेल। तो ये डिस्काउंट क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट। पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर्पस या ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारा सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, हमारा स्टॉक जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। आप समटाइम्स देखते हैं फूड पांडा पे आपके पास अक्सर कुछ ग्रोसरीज पे वगैरह पे डिस्काउंट आ रहे होते हैं। लाइक कुछ दिन पहले आपके पास फूड पांडा ने अचानक से आइसक्रीम्स के जितने ब्रांड थे सब पे 60% ऑफ दे दिया, 50% ऑफ दे दिया। इतना सारा डिस्काउंट सर कैसे? सर वो वजह ये हुई थी कि पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी का पूरे मुल्क में जबरदस्त सा ब्रेकडाउन आ गया। जब ब्रेकडाउन आ गया तो सारी आइसक्रीम मेल्ट हो गई। अब कौन खरीदेगा मेल्ट आइसक्रीम? तो आवाम को हम बेवकूफ़ बना देते हैं। हम कहते हैं आ जाए, हम आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, 60% डिस्काउंट। तो सर ऐसा डिस्काउंट जिसके ज़रिए आप बल्क में लोगों को ऑफर करें अपने स्टॉक क्लीनिंग के लिए, अपने सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए, वो आपके पास कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट। जबकि दूसरी टाइप है हमारे पास अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, जिसे हम नॉर्मल डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। सही सर, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट जिसे हम नॉर्मल डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। सर हम बात कर रहे थे अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट जिसे हम नॉर्मल डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना। जब शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना, इट मीन्स उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो उनकी वेल्थ बढ़ेगी। प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए आपको अपनी सेल्स बढ़ाना पड़ेगी। तो जब कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एंटिटी बिजनेस करती है तो वो अपने कस्टमर्स को कैश के साथ साथ क्रेडिट पे भी सेल्स कर रही होती है, यानी कि उधार पे भी सामान बेचती है। और बिजनेस की नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स होती हैं 20 डेज, 25 डेज, 30 डेज के। आज अगर आप मुझसे उधार पे सामान ले रहे हैं तो आप मुझे 30 डेज में पेमेंट करेंगे। लेकिन सर होता यह है, जो कैश है ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइफ लाइन होता है। जिस तरह हमारी रगों में खून दौड़ता है तब तक हम सरवाइव हैं, बिल्कुल इसी तरह जब तक किसी बिजनेस की रगों में कैश इंजेक्ट नहीं होगा तब तक उसका सर्वाइवल मुश्किल है। तो कैश की तो किसी भी बिजनेस को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़रूरत होती ही होती है। ऑल्दो कि उसके पास सरप्लस ऑफ फंड्स हों, लेकिन उसे कैश दिखाया जाएगा तो उसकी राल लाजमी टपकेगी। तो आप अगर किसी कस्टमर को उधार पे सामान देते हैं 30 डेज के और आप चाहते हैं कि यार इससे मुझे बजाय 30 डेज के अर्ली पैसे मिल जाएं, तो आप जब उसको सामान बेचते हैं तो उसके साथ एक टर्म एसोसिएट कर देते हैं। सर पर्पस क्या होता है नॉर्मल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का? टू फास्टन कैश कलेक्शन, कि अपनी कैश कलेक्शन, अपनी रिकवरी को क्विक करना, तेज करना। हमने जो उधार पे सामान दिया है, जो पैसे हमें 30 दिन के बाद मिलने हैं, अगर मेरा कस्टमर मुझे वही पैसे 5, 7, 8, 10 दिन में दे दे तो मैं उसको एक नॉमिनल सा डिस्काउंट ऑफर कर देता हूं। आप देखते होंगे हम जब कोई सामान परचेज करते हैं तो हमारे पास एक टर्म्स लगा दी जाती हैं 2, 10 एंड 30। सर व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर 2, 10 एंड 30? ये बताता है कि हमने आपको नॉर्मल 30 डेज के डिस्काउंट पे, क्रेडिट पे सामान दिया है। अगर आप हमें पेमेंट करेंगे 30 डेज के अंदर अंदर तो एन स्टैंड्स फॉर नो डिस्काउंट, हम आपको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। लेकिन यही पेमेंट अगर आपने हमें 10 दिन के अंदर अंदर कर दी, यही पेमेंट आपने हमें 10 दिन के अंदर अंदर कर दी तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। लेट सपोज 1 लाख रुपए का मैंने आपको क्रेडिट पे सेल की, आप मुझे पेमेंट करते हैं 30 डेज में, मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा सर। लेकिन आपको मैंने 1 लाख की सेल की और मैंने कंडीशन लगा दी थी 2, 10 एंड 30। मैंने आपको जनवरी 1 को सेल की, आप 30 जनवरी को मुझे पैसे देंगे, मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। लेकिन यही पैसे जब आप मुझे अर्ली दे देंगे, 30 तारीख की जगह 10 जनवरी को दे देंगे, तो मैं आपको ओवरऑल बिल पे 2% डिस्काउंट दे दूंगा, यानी कि 1 लाख के मैं आपसे 98,000 ले लूंगा और 2,000 का मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है सर। तो 2 बातें पढ़ी हमने, एक ट्रेड डिस्काउंट जिसका पर्पस ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज सेल्स रेवेन्यू, दूसरा नॉर्मल या कैश डिस्काउंट, इसका मकसद होता है अपनी कैश कलेक्शन को फास्ट करना, रिकवरी को क्विक करना, ताकि आपको पैसे टाइमली रिसीव हो जाए। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंक्लूड होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।